हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था आपका जीएस मेथड। तो आज का ये अपना सेगमेंट 4 यानी कि लोड फ्लो स्टडी का लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन राप्सन मेथड को। तो न्यूटन राप्सन मेथड के अंदर हम बेसिकली पहले मैथ का एक टूल की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पावर सिस्टम में लोड फ्लो स्टडी के लिए इसको कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम एक जो अपना एक और मेथड था जिसको हम बोल रहे थे डीकपल्ड लोड फ्लो मेथड, उसका एक नॉर्मल प्रिंसिपल देखेंगे। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट इसका एक जनरल प्रिंसिपल देखेंगे, एक आइडिया लेंगे कि न्यूटन राप्सन से जो है डीकपल्ड न्यूटन राप्सन जो आपका मेथड है वो कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट हम करते हैं न्यूटन राप्सन लोड फ्लो एनालिसिस से। यहाँ पर देखिए, पहले तो ये मेथड किसके लिए है? ये नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और अपने पास जो इक्वेशन आई थी स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस, वो भी कैसी थी? वो भी आपकी नॉन लीनियर ही थी। तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस बहुत फास्ट होगा आपका, और अस्योर्ड कन्वर्जेंस है, यानी कि आपका जो कन्वर्जेंस है एल्गोरिदम का, वो ना तो आपके स्लैक बस के सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा, ना ही आपके जो है स्टार्टिंग फ्लैट वोल्टेज स्टेट पे डिपेंड करेगा। बट फ्लैट वोल्टेज स्टार्टिंग से आपको एक बेनिफिट ये होता है कि फास्टर जो है आपका काम हो जाएगा। बट जो आपका गॉस सीडल मेथड था, वहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि अगर आप इनिशियल वैल्यूज़ गलत मान लेते हैं, रॉन्ग इनिशियल वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो आपका चांस हो सकता था कि आपके एल्गोरिदम कन्वर्ज ही ना हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, कन्वर्जेंस तो होगा, बट वो फास्ट होगा या स्लो होगा ये डिपेंड कर सकता है इनिशियल वैल्यूज़ पे। उसके अलावा प्रैक्टिकल जो है, ये मेथड प्रैक्टिकली यूज़ लिया जाता है। सिस्टम की साइज कुछ भी हो, 3 बस सिस्टम हो, 4 बस, 10 बस, 40 बस सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक इसका जो है डिसएडवांटेज है, यहाँ पे जो आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे वो आपकी थोड़ी मैट्रिक्स फॉर्म में आएंगी, इसलिए आपको मेमोरी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक मान सकते हैं इसका डिसएडवांटेज की तरह इसको ले लीजिए। बट आज की डेट में ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। पहले की अगर हम बात करें, बिफोर 1990 या 1980, तब मेमोरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू था। बट आज की डेट में अगर हम आज की टाइम की बात करें, तो मेमोरी इतना बड़ा इशू नहीं है। मेमोरीज अपने पास सब तरह के कंप्यूटर अवेलेबल है जिनकी हाई मेमोरी होती हैं। तो हमें इस तरह के जो डिसएडवांटेज है उससे इतना इफेक्ट अब आज की डेट में नहीं पड़ता है। तो ये मेथड इसलिए काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी प्रैक्टिकल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो इस मेथड में हम किस तरह से इसको यूज़ करने वाले हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। 1 मिनट, ये है आपका स्लाइड हो चुकी थी। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैथ में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं इन मैथ। तो सपोज आपके पास ए सेट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस है। कोई भी एक सेट का मतलब क्या है कि आपके पास n नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। ये हमने f1 लिखा है, ऐसे ही एफ आई लिखा है, i 1 to n तक है। तो f1 f2 f3 f4 fn तक आपकी इक्वेशन हो सकती हैं, और हर इक्वेशन आपके लिए n नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल पे डिपेंड करती है। यानी कि अननोन वेरिएबल भी आपके कितने n हैं, और इक्वेशंस भी आपकी कितनी है? n इक्वेशंस है। तो ये आपने सपोज किया है। तो आपको पहले इसको इनिशियली वैल्यू से स्टार्ट करना होगा। तो पहले जो हम इनिशियल वैल्यूज मानते हैं उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 0, x2 0, x3 0। इस तरह से कहाँ तक है? xn 0 तक। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, x1 0 से xn 0 तक आपकी ये वैल्यूज़ हैं। ये आपने फर्स्ट इनिशियल किया, इनिशियल उसको स्टार्ट किया एल्गोरिदम को। अब हमें क्या चाहिए? इस एल्गोरिदम का बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ पे सपोज जो आपने सब पहले कोई वैल्यू मानी थी x1 0, अब इसमें कोई करेक्शन करते हैं हम डेल्टा x1 0, तो आपको नई वैल्यू मिल जाएगी। x1 जो आपको नई वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? x1 प्लस डेल्टा x नॉट कर देंगे, आप करेक्शन को ऐड कर देंगे उसमें। तो ये जो आपको नई वैल्यू मिली है, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए कि आपको ये वैल्यू आपका सॉल्यूशन होना चाहिए? पहले हमने x1 से स्टार्ट किया, फिर हमने कुछ इसमें करेक्शन किया डेल्टा x1 0। उस करेक्शन को ऐड करने के बाद जो आपकी नई वैल्यूज आई, यानी कि x1 0, इस तरह से x2 0, xn 0, उन नई वैल्यूज को जब हम फंक्शन में पुट करें तो आपको 0 मिल जाना चाहिए फॉर एवरी आई। इसका सिंबल का मीनिंग क्या होता है? मैथ में सेट के अंदर, सेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं, सिंबल का मीनिंग है फॉर ऑल आई, यानी कि फॉर 1 2 3 4 सबके लिए नई वैल्यूज पुट करके आपको 0 आ जाना चाहिए। तभी आप बोल सकते हो कि अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ से आपका
न्यूटन राप्सन मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो न्यूटन राप्सन मेथड आपने मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पर भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं जो आपका फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो सभी मेथड्स का जो बेसिक है वो यही है कि आपके पास कोई इक्वेशंस है, उस इक्वेशन का पहले आपने कोई सॉल्यूशन मान लिया, उस सॉल्यूशन में कुछ करेक्शन किया, और जो नया सॉल्यूशन आया वो कैसा होना चाहिए कि वो इसको सेटिस्फाई कर दे। पहले इक्वेशन सेटिस्फाई कब होती है? जब उसमें वैल्यूज़ को पुट करके ज़ीरो आ जाए, देन वो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई है। तो अब आपको ये कंडीशन आपको समझ में आ गई है कि ये कब आपका सेटिस्फाई होगा। ये इसको अगर हम देखें अब, तो इसको हम टेलर सीरीज़ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब टेलर सीरीज़ का मतलब क्या है कि आपके पास था एफ एक्स प्लस एक्स डेल्टा एक्स, नई नई वैल्यूज जो आई है एक्स वन डेल्टा एक्स वन, इसी तरह से एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स टू, ये नई वैल्यूज़ हैं। एक्स वन ज़ीरो में आपने करेक्शन ऐड किया तो आपको ये नई वैल्यूज आपको मिल गई। इस इक्वेशन को अगर आप मैथ में अगर टेलर सीरीज़ देखो तो उससे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये आपने एक्चुअल में यही निकाला है। ये जो चीज़ है जो हमने लास्ट स्लाइड में लिखी थी, इसी को आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। जो आपने लास्ट स्लाइड में लिखा था एफ वन एक्स नॉट एक्स वन जीरो प्लस डेल्टा एक्स वन जीरो, इस तरह से एक्स एन जीरो तक गए थे, तो उसी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के लिए टेलर सीरीज में क्या कहते हैं हम कि एफ वन एक्स एन जीरो तक लिख लेंगे, प्लस करेंगे जो आपका फंक्शन है उसको, फर्स्ट फंक्शन है उसको एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। इस तरह से आपके ith फंक्शन को आपने एक्स एन जितने भी उसके अननोन वेरिएबल है सब तक आपने उसको सॉल्व कर लिया। ये आपने i इज इक्वल टू वन के लिए किया, इसी तरह से आप i इक्वल टू टू के लिए करोगे, i इक्वल टू थ्री के लिए, और एज इट इज़ i इज इक्वल टू एन तक आप इसको फॉलो करोगे जितने भी फंक्शन हैं आपके। ठीक है, जितने भी फंक्शन है और जितने वेरिएबल हैं उनके रेस्पेक्ट में हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया, तो आपका ये बन गया। टेलर सीरीज में हायर ऑर्डर टर्म्स भी आती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनको हम जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जो अब आपकी इक्वेशन है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं इस इक्वेशन को? मैट्रिक्स फॉर्म में आपकी इक्वेशन हो जाएगी, पहला आपने वेक्टर बना दिया और जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव था उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अगेन आपने क्या किया, जो आपका डेल एक्स था उसको यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ पे नियरली का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म हमने क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अब आपको ये जो टर्म्स है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, डेल एफ वन बाई डेल एक्स वन जीरो, इसका मीनिंग क्या है कि पहले आप एफ वन को एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शियली, फिर एक्स वन की जगह पुट कर दोगे एक्स वन जीरो। जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, किसी वैल्यू पे आपको अगर स्लॉप निकालना होता था तो आप उस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल लेते थे, तो वही हमने यहाँ पे काम किया पार्शियल डेरिवेटिव करके। तो जो ये मैट्रिक्स बन के आता है इसको हम बोलते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स आपका फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर सपोज इस इक्वेशन को हम अप्रोक्सीमेट नहीं करते, अगर इसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को भी लेकर के चलते, तो आपका एक और मैट्रिक्स आता जो आपका होता जिसमें सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स आते। इस तरह से वहाँ पे डेरिवेटिव्स आपके पास आते, सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स हैं। तो ये जो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव से बनने वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं हेसियन मैट्रिक्स। ये सभी मैट्रिक्स आपके ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होते हैं। तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की स्टडी की होगी तो आपको ये पहले से पता होंगे, नहीं तो अब आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बना है जैकोबियन है। अप्रोक्सीमेशन के बाद, अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं करते तो इस इक्वेशन में आगे जाकर के सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेशन का मैट्रिक्स बनता, उसको हम बोलते हैं हेसियन मैट्रिक्स। अभी हमें हेसियन मैट्रिक्स की परवाह करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जैकोबियन मैट्रिक्स को डील करना है। तो अभी तक आप कहाँ तक पहुँचे? अभी तक हमें समझ चुके हैं कि अगर आप x नई वैल्यू जो आपने निकाली है x1, वो अगर आप निकाल लेते हो एक्स नॉट प्लस कुछ करेक्शन जो आपने किया है, इनिशियल वैल्यू जो आपने गैस की उसमें कुछ करेक्शन करके आपने एक नई वैल्यू फाइंड आउट की। अब ये जो वैल्यू है ये आपके फंक्शन को सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, यही तो कंडीशन ली है हमने। उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने ये मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। अब मैं इसको एफ नॉट बोल सकता हूँ इस इक्वेशन को, जो आपका वेक्टर है इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, एफ नॉट बोल दिया है। तो अब आपके पास एक सिंपल फॉर्म में आ गया एफ नॉट प्लस जे जीरो, यानी कि इनिशियल वैल्यूज पे जैकोबियन मैट्रिक्स की वैल्यू। अगर आपको जे जीरो के बाद अगर नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ाने होंगे तो आप जे वन भी निकालोगे, जे टू भी निकालोगे, तो सब चीज़ें आएंगी। अभी हम जे जीरो की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जे जीरो आ गया और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डेल एक्स जीरो से। डेल एक्स जीरो का मतलब क्या है, जो भी अननोन वेरिएबल्स के करेक्शन है, डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री, उसमें जीरो जीरो, क्योंकि ये इनिशियल है आपका। उसके बाद अब आपको फाइंड आउट एक्चुअल में क्या करना है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, x1 निकालना है,
नई वैल्यूज़ क्या होंगी, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो पुराने सॉल्यूशन में आपको कुछ करेक्शन ऐड करना होगा, तो आपको बेसिकली करेक्शन निकालना है, तो अब आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। टेलर सीरीज से ये चीज़ें आपको मिल गई रिजल्ट में कि अब आपको डेल एक्स नॉट यहाँ पे निकाला जा सकता है। डेल एक्स नॉट निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको इसका इन्वर्स लेकर के इधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि आपको करेक्शन निकालने के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स करना होगा, और इन्वर्स निकालना थोड़ा प्रोग्रामिंग में टफ हो जाता है। और इस इन्वर्स को निकालने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है आपका ट्रायंगुलरिज्म और बैक सब्सटीट्यूशन। अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। यहाँ पे आपको इसको डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। इस मेथड को यूज़ किया जाता है और इससे इन्वर्स निकाल लिया जाता है। देन आप नई वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। फिर जो आप नई वैल्यू अपडेट करोगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी, नया इटरेशन मिल जाएगा x0 प्लस डेल्टा x0। अब आप कैसे चेक करोगे, अब सपोज आपने नंबर ऑफ आर इटरेशन की है, तो आप क्या निकालोगे, एक्स आर प्लस वन पे क्या वैल्यू आएगी, एक्स आर प्लस डेल एक्स और करेक्शन आर, आर्थ इटरेशन पे करेक्शन। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, आपका फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी कि आप जो नए वैल्यूज़ निकाल रहे हो, आपने पहले x1 निकाला तो उस पर 0 आना चाहिए था, इसी तरह से आपका नहीं आया तो आपने x2 निकाला, उस पर 0 आना चाहिए था। तो इस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं। तो 0 तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एक स्पेसिफाइड एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग एक वैल्यू मान लेते हैं e, एप्सिलॉन यहाँ पे लिखा है। तो इसको आप 10⁻⁻4 ले सकते हो, 10⁻⁻8 ले सकते हो, अप्रोक्सीमेशन के लिए 10⁻2 भी लेकर के चल सकते हो कि अगर आपके नए वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी तो कोई बात नहीं, अगर आपकी 10⁻4 -8 तक आ जाती है अकॉर्डिंग टू पर्पज़ और अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, तो हम इस इटरेशन को वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं फॉर एवरी आई, ठीक है। तो ये मेथड आपको न्यूटन राप्सन मेथड का बेसिकली मीनिंग यही है। तो हमने क्या किया है, इसको हम अब लोड फ्लो स्टडी के लिए यूज़ करके देखेंगे। पहले मैं आपको पैरेलल में मैथमेटिक्स वाला भी बताता चलूँगा जिससे आप इसको रिलेट कर लोगे। पहले हमने मैथमेटिक्स में क्या किया था, जो आपकी इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, सपोज आपकी x1 से लेकर के xn तक आपकी इक्वेशन थी, ये आपके वेरिएबल्स थे। तो इनके लिए आपने पहले इनिशियल गैस किया x नॉट, x1 x0, x2 x0, x3 x0, फिर आपने करेक्शन निकाले आपने क्या क्या करेक्शन आए, डेल्टा x0, डेल्टा x1 और डेल्टा x2। फिर आपने जो नई वैल्यू निकालने के लिए x11 निकालने के लिए आपने पुरानी वैल्यू जो थी x10 उसमें करेक्शन को ऐड कर दिया। तो आपके पास जो मूलभूत समस्या है, जो आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो है आपकी डेल्टा x0 निकालना, यानी करेक्शन निकालना, हर इटरेशन पे करेक्शन निकालने। करेक्शन निकालने के लिए जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, f0, यानी कि x0 जीरोथ इटरेशन पे जो इनिशियल गैस है उस पे फंक्शंस की वैल्यू का वेक्टर इज इक्वल टू जे लिया था आपने जैकोबियन, मल्टीप्लाई किया था डेल्टा एक्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया था, अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं लेके चल रहा हूँ फॉर इक्वेशंस। डेल्टा एक्स यहाँ पे जो आया है उसको हम क्या लिख देंगे, ये आपका डेल्टा एक्स नॉट वेक्टर यानी कि इनिशियल करेक्शंस का वेक्टर, ये इक्वेशन बनी थी। अब हमें डेल्टा एक्स नॉट हमने इन्वर्स लेके निकाल लिया था। अब आपकी पावर सिस्टम की प्रॉब्लम में क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, दो बेसिकली i इज इक्वल टू 1 to n तक आपकी इक्वेशन है, P1 Q1 से लेकर के Pi। तो हमने QI PI लिखा, हर बस के लिए दो इक्वेशन है, और जो कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, V और डेल्टा पे डिपेंड कर रही है, V और डेल्टा पे। यही इक्वेशन थी स्टैटिक लोड फ्लो। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ जैसे वहाँ पे fx लिखा था, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, PIX और QIX, ठीक है। अब जो आपका वहाँ पर जो वेक्टर था वो क्या था, x1 नॉट, x2 नॉट, x3 नॉट। यहाँ पे क्या होगा, दो अननोन वेरिएबल क्या है, डेल और v है, तो मैं यहाँ पे डेल और v लिख सकता हूँ x को, ठीक है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका दिस। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि आपका जो आंसर आना चाहिए, पहले से आपको पी आई और क्यू आई तो पहले से ही पता है। अगर आपकी सपोज बस पी क्यू है तो आपको पी आई क्यू आई तो पहले से ही पता होंगे। एक आपने फाइंड आउट किए नए सॉल्यूशन वेक्टर से, यानी कि आपने शेड्यूल्ड जो आपने कैलकुलेट करके निकाले हैं वो आपके पी आई कैलकुलेटर और पी क्यू आई कैलकुलेटेड हो गए। तो दो चीज़ें हैं, एक आपको पहले से पता है, उसको तो हम बोल रहे हैं शेड्यूल्ड कितना है, पी आई क्यू आई। गिवन टू ऑल अज्यूम ऑल पी क्यू बस एक्सेप्ट वन स्लैक बस, स्लैक बस को छोड़कर सब बस को पी क्यू बस माना एज ए गॉस सेडल मेथड की तरह। और फिर अब आपने शेड्यूल को और कैलकुलेटेड दोनों निकाल लिए। तो शेड्यूल पहले से पता है, कैलकुलेटेड आपने नई वैल्यूज़ को पुट करके, एक्स का मतलब क्या है, वी और डेल्टा को पुट करके नई वैल्यूज़ निकाली। तो ये क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो एक्चुअल आपका फंक्शन अब ये है, जैसे मैथ में जो फंक्शन बना था वो क्या बना था, एफ एक्स नॉट, fx1 से लेकर के xn तक आपके क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या है फंक्शन, पी आई शेड्यूल्ड माइनस पी आई कैलकुलेटेड, क्या क्यू आई शेड्यूल्ड माइनस क्यू आई कैलकुलेटेड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फंक्शन को मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ
जो आपका नया फंक्शन बनेगा, पहले एफ एक्स था, अब क्या बन गया दिस, और इसको मैं लिख सकता हूँ दिस, डेल डेल पी एक्स और डेल क्यू एक्स। अब जो इक्वेशन बनेगी, पहले इक्वेशन क्या थी मैथ में इक्वेशन थी एफ जीरो इज इक्वल टू जे और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स नॉट, यही थी। अब इक्वेशन क्या बनेगी, एफ नॉट की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी कि डेल पी एक्स और डेल क्यू एक्स, यानी कि हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा रेजिडुअल। पहले एफ नॉट था फंक्शन, अब अपना ये रेजिडुअल फंक्शन है, क्योंकि पहले फंक्शन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी, अब रेजिडुअल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो हमने ये पहले वेक्टर की फॉर्म में रेजिडुअल लिख दिया। अब जैकोबियन क्या बनेगा, पहले जैकोबियन क्या बन रहा था, सपोज अगर आपके फंक्शन में दो अननोन वेरिएबल होते तो क्या लिखते, डेल एफ वन बाई डेल एक्स वन और डेल एफ टू बाई डेल एक्स टू। इसी तरह से सेकेंड फंक्शन का करते, डेल एफ वन, यहाँ पे डेल एफ वन पहले फर्स्ट फंक्शन का, अब सेकंड फंक्शन का डेल एफ टू बाई डेल एक्स वन और डेल एफ टू बाई डेल एक्स टू। जैकोबियन मैट्रिक्स ऐसे ही लिखा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। अब यहाँ पे हम इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे, तो आपके फंक्शन कौन से हैं, पी और क्यू है, तो पहले हमने डेल पी बाई डेल डेल्टा किया, फिर डेल पी बाई डेल वी किया, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल है डेल डेल्टा और डेल वी। फिर आपने डेल क्यू बाई डेल डेल्टा किया और फिर डेल क्यू बाई डेल वी किया, तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसको करेक्शन से, जैसे यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स से किया है। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, ये आपने कर लिया, तो एक चीज़ हमें जो एग्ज़ाम में आपके पूछी जाएगी, वो क्या पूछा जाएगा, जे यानी कि जो आपका जैकोबियन मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये भी क्या है, आपका स्पार्स मैट्रिक्स है। जैसे एडमिटेंस मैट्रिक्स आपका स्पार्स मैट्रिक्स आया था, यानी कि वहाँ पर कुछ टर्म्स जीरो हो सकती थी, क्योंकि सारी बस आपकी आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं पावर सिस्टम में। उसी तरह से जे भी आपका स्पार्स मैट्रिक्स आता है, हो सकता है कि कोई फंक्शन आपका क्यू के साथ जीरो वैल्यू दे दे, पी के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन में जीरो वैल्यू दे दे, तो वो जीरो होने की वजह से ये भी क्या हो जाता है, आपका स्पार्स मैट्रिक्स हो जाता है, क्योंकि सभी बस की एक्टिव और रिएक्टिव पावर सारी बस की अदर जितनी भी बस हैं उन सब की वोल्टेज और उनके एंगल पे डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए जीरो भी पॉसिबल है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि पी क्यू बस के लिए अननोन क्या क्या है, वी और डेल्टा। तो मैट्रिक्स के अंदर पी क्यू बस की वजह से दो रो आती हैं, ठीक है। और जो आपका अगर उसी तरह से अगर पीवी बस लेंगे, तो पीवी बस में अननोन ओनली क्या है, डेल्टा है, तो उसकी वजह से ओनली एक रो बढ़ती है। जैसे अगर आप मैट्रिक्स लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, डेल पी बाई डेल डेल वी, डेल पी बाई डेल डेल्टा, इस तरह से लिखते हो, पहले डेल्टा देन वी लिखते हो। उसी तरह से डेल क्यू बाई डेल डेल्टा, डेल क्यू बाई डेल वी लिखते हो। तो ये दोनों कब लिखी जाती है, पी क्यू बस की वजह से। कितनी रो आती है, दो रो। और अगर पीवी बस होती है तो डेल्टा तो आपको पहले ही ओनली डेल्टा अननोन है, वी तो आपको पहले ही पता है, तो इसमें ओनली वन रो बनेगी। तो जे के अंदर आपको याद रखना है, पी क्यू बस की वजह से दो रोज आती हैं और पीवी बस की वजह से वन रोज आती है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, टू इंटू पी क्यू प्लस पीवी। तो जैकोबियन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है टू पी क्यू प्लस पीवी इंटू टू पी क्यू प्लस पीवी, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जितनी रोज हैं उतने ही क्या होंगे, कॉलम। क्योंकि सपोज आपको पहले फंक्शन होता पी वन फर्स्ट बस का, देन सेकेंड बस का, तो आपके पी वन भी कितने आते, एन आते, एन यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल आपके डेल वन वी वन, डेल टू वी टू, डेल थ्री वी थ्री, डेल फोर वी फोर, ये सब आते। तो एन इंटू एन का आपका क्या बनेगा, जैकोबियन मैट्रिक्स बनता है। तो जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। एल्गोरिदम ठीक है, समझ में आ गई, बेटर है, नहीं आई तो एक थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया है। और अगर मैं आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बताता टू क्यू प्लस पी वी, तो आप कन्फ्यूजन में रहते। अब आपको एक आइडिया लग गया है कि पी क्यू को टू से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पी क्यू की वजह से दो रो आ रही हैं और पी वी की वजह से वन रो आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, जितनी पी क्यू बस हैं उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो और जितनी पी वी बस हैं उसका सम कर दो। और हमें बताया कि जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर एन इंटू एन का होता है, तो जितनी रोज है उतनी कॉलम होंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा टू पी क्यू प्लस पी वी इंटू टू पी क्यू प्लस पी वी। ये फॉर्मूला कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में कोई और फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, क्योंकि ये एक्चुअल में फंडामेंटल फॉर्मूला है जो आपके एल्गोरिदम से निकल के आया है। इसको कुछ राइटर्स ने, कुछ लेक्चरर्स ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है अपनी टर्म्स में, बट आप इससे भी गेट के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के आए हुए। आप इसको करके देखना, इस लेक्चर के बाद ही आपको 3 और 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में इस फॉर्मूले से पूछे गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस फॉर्मूले को यूज़ करना, टू पी क्यू प्लस पी वी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले आपको रिकॉग्नाइज करनी होगी पी क्यू बस कितनी है, फिर आपको पी वी बस रिकॉग्नाइज करनी होगी, देन आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है ईमेल आईडी पे, जो मेरी ईमेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आपको इटरेशन को स्टॉप कब करना है, जैसा हमने बताया था कि जो आपका एफ फंक्शन है उसकी वैल्यू जब लेस देन आ जाती है एप्सिलॉन से, तो आप उसको जो है स्टॉप कर देते हो। यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या आ गया है,
फंक्शन की जगह आपके रेजिड्यूल आ गए हैं, यानी कि डेल्टा पी आर और डेल्टा क्यू आर ये सब आ गए हैं। तो अब आपको कब इस इक्वेशन को स्टॉप करना है, जब इनकी वैल्यू क्या हो, लेस देन हो आपके एप्सिलॉन से, यानी कि जब आपके इससे लेस देन आ जाएगी तब आप इसको इटरेशंस को स्टॉप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, वही चीज़ बार बार बता रहा हूँ मैं, एक्यूरेसी पे और पर्पस पे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड स्टडी करनी है, यानी कि अगर आपको प्लानिंग के लिए स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली जो है अप्रोक्सीमेटेड लोड फ्लो भी कर सकते हैं अगर आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो। तो उसके अंदर आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है 10⁻² भी लेकर के चल सकते हो। एक बार आपने इसको सॉल्व कर लिया, न्यूटन रैप्शन अप्लाई कर लिया, तो आपके पास वी और डेल्टा मिल जाएंगे। और जब आपके पास वी और डेल्टा आ जाएंगे तो आप P1 Q1 निकाल सकते हो, स्लैक बस की एक्टिव रिएक्टिव पावर। और आप स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस को यूज़ करके लाइन फ्लोज भी फाइंड आउट कर सकते हो वोल्टेज के थ्रू, नॉट SLFE के थ्रू, वोल्टेजेस के थ्रू आप लाइन फ्लोज भी निकाल सकते हो। एक बस की वोल्टेज पता है, दूसरी बस की वोल्टेज पता है, और बीच में एडमिटेंस पता है, तो लाइन फ्लोज पता चल जाएगा, लाइन लॉस आपको पता चल जाएंगे, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए। फिर मैंने वही बात लिखी है कि अगर आपका जो इटरेशन स्टॉप कब करेंगे हम, जब आपका जो है अभी मैंने लिखा था डेल पी और डेल क्यू ये आपके लेस देन एप्सिलॉन आ जाएंगे, तब आप इसको स्टॉप कर दोगे। और स्टॉप जब करोगे तो हम जे को एवेल्यूएट करेंगे, जे को एवेल्यूएट करके हम जो है इटरेशंस के लिए डेल वी आर डेल्टा आर निकालेंगे और देन हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, और अगर आपका वोल्टेज और करंट वोल्टेज और एंगल निकालने के बाद अगर ऐसा होता है कि आपका कंस्टेंट वॉयलेट हो जाता है, कंस्टेंट वॉयलेट होने का मतलब है कि चीज़ लिमिट के अंदर नहीं आती है, आप वोल्टेज एंगल निकाल रहे थे वो लिमिट के अंदर नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, बस के टाइप को चेंज कर देते हैं, जैसा हमने गॉस सिडल में किया था। वहाँ पे हमने पी क्यू बस थी तो पीवी में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे अगर आपके पास पीवी बस है या फिर पी क्यू है तो उसको आपस में चेंज कर सकते हो, पी क्यू टू पीवी, पीवी टू पी क्यू इन एल्गोरिदम। जब आप इसको एल्गोरिदम में लिखते हो तो कोडिंग इसी तरह से की जाती है। और वैसे ही आपको पता है कि जैसे ही लिमिट वायलेट होती है तो मिनिमम या मैक्सिमम वाली वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे नोट किया है। अब ये तो हो जाता है आपका न्यूटन राप्शन मेथड। अब डीकपल्ड मेथड में क्या किया गया, यहाँ पे इसको और फास्ट बनाने के लिए एक प्रिंसिपल यूज़ लिया गया, और वो प्रिंसिपल पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर हम इस पे जाएंगे। वो प्रिंसिपल क्या कहता है, मैंने आपको सेगमेंट 2 के अंदर पावर फ्लो की इक्वेशंस लिखवाई थी, पावर फ्लो इक्वेशंस जो आपकी ABCD जो आपके कांस्टेंट थे उनकी फॉर्म में आपके पास वो इक्वेशन थी। उन इक्वेशंस को देखें, और सेगमेंट 1 के अंदर भी मैंने आपको एक्टिव पावर का अप्रोक्सीमेशन फार्मूला बताया था, वो आपका ये आया था। और Q के लिए अप्रोक्सीमेशन फार्मूला आपका ये आ जाएगा, जब आप ABCD कांस्टेंट वाली इक्वेशन के अंदर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपको इस तरह का फार्मूला मिलेगा। अब जो एक्टिव पावर का फार्मूला है उसमें हमने क्या देखा है कि जो आपकी एक्टिव पावर है E और V आपकी पहले से ही क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो ज़्यादातर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है। और साइन डेल्टा पे अगर वो डिपेंड कर रहा है तो साइन, अगर डेल्टा बहुत ही स्मॉल है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि डेल्टा पे स्मॉल डिपेंड करेगा। इसी तरह से जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो डिपेंड करती है वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे। तो इन फॉर्मूले से क्या आपके पास एक रिजल्ट मिला है कि जो एक्टिव पावर होती है वो, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करूँ तो एक्टिव पावर आपकी ओनली डिपेंड करती है जो आपका एंगल होता है, पावर एंगल है उस पर अप्रोक्सीमेशन के बाद। और जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो डिपेंड करती है वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे। इस लाइन को ध्यान से समझ लेना, पिछले सालों में गेट के अंदर इस चीज़ के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। उसमें आपको क्या करता है, दो बस की दो वोल्टेज देगा, आपको यहाँ पर भी एक वोल्टेज पता होगी और यहाँ पर भी इसकी वोल्टेज पता होगी। सपोज इसकी आपको 130 डिग्री दे दी, इसकी आपको दे दी है 100 डिग्री। ठीक है, तो पहले आपसे पूछेगा कि एक्टिव पावर का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो एक्टिव पावर का फ्लो कब होगा, कहाँ से कहाँ पे होगा, पावर पॉजिटिव कब आएगी, जब डेल पॉजिटिव होगा। यानी कि हमेशा एक्टिव पावर का फ्लो होता है वो आपके लीडिंग टू लैगिंग एंगल पे होता है। और ये मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करके बताया था। कहाँ पर बताया था, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने इक्वेशंस फाइंड आउट की थी ABCD वाली, कि जो आप सेंडिंग एंड की वोल्टेज है वो हमेशा लीड करती है रिसीविंग एंड को, ये हम पहले से जान चुके हैं। तो हमेशा जो एक्टिव पावर का फ्लो है वो लीडिंग एंगल से लैगिंग एंगल की तरफ होता है, लीडिंग से लैगिंग की तरफ। इस लाइन को याद रख लेना, मैथमेटिकली प्रूव करके देखना है तो कोई एक एग्जाम्पल लेकर के चलना, सपोज यही एग्जाम्पल लेकर के चल लेना, या फिर गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आप इजीली निकाल सकते हो। पावर फ्लो कैसे निकालते हैं आप, पावर अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, जिस बस से आप पावर का इंजेक्टेड निकाल रहे हो उस बस की वोल्टेज माइनस सेकंड बस की वोल्टेज डिवाइड कर दोगे आप किससे, उसके इम्पीडेंस से।
सबको फेजर की टर्म में लिखना और फिर आप पावर निकालना। पावर निकालने के बाद अगर आपकी एक्टिव पावर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है कि उस बस से सेकंड बस की तरफ पावर फ्लो हो रहा है। अगर रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आती है तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट बस से सेकंड बस की पावर रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है। अगर रिएक्टिव पावर नेगेटिव आती है तो हम इस क्या मान लेंगे कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ ना जा करके सेकंड से वन की तरफ रिएक्टिव पावर आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इनका सीधा सा मैं आपको एक प्रिंसिपल बता देता हूँ कि एक्टिव पावर जो फ्लो करती है, मैथमेटिकल प्रूव कर सकते हैं इसको इजीली, और मैंने लास्ट में बताया भी था, लास्ट सेगमेंट्स में, एक सेगमेंट में आपको ये, कि लीडिंग एंगल से लैगिंग एंगल की तरफ जाती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, लैगिंग से लीडिंग, सॉरी लीडिंग एंगल से लैगिंग की तरफ होगी। वोल्टेज सेंडिंग एंड से हमेशा लीड करती है। उसी तरह से एक्टिव पावर फ्लो आपका कैसे होता है, एक्टिव पावर फ्लो डिपेंड करता है पावर एंगल पे, यानी कि आपका जो डेल्टा है, जो आपका सपोज डेल्टा वन डेल्टा टू से ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि पावर फ्लो कहाँ से कहाँ तक करेगा, डेल्टा टू वन से डेल्टा टू की तरफ करेगा। और अगर आपका रिएक्टिव पावर फ्लो आपको निकालना है, रिएक्टिव पावर फ्लो, तो रिएक्टिव पावर फ्लो कैसे होगा, रिएक्टिव पावर फ्लो आपका होता है जो आपका हाई मैग्नीट्यूड वोल्टेज है, उस अगर सपोज आपका मैग्नीट्यूड V1 का ज़्यादा है तो पावर फ्लो भी आपका V1 से V2 की तरफ होगा। कौन सा, रिएक्टिव पावर फ्लो। तो ये आपको काम आ सकता है, इसको आप खुद से प्रूव करके भी देख ले, मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, एक एक्टिव पावर का करा चुका हूँ। रिएक्टिव पावर का आप इजीली कर सकते हो, कोई भी आप दो बस की वोल्टेज मान लीजिए और एंगल मान लीजिए, फिर आप पावर फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आपकी पावर पॉजिटिव आती है, पी और क्यू दोनों पॉजिटिव आते हैं तो सही डायरेक्शन आपने मानी है, अगर नेगेटिव आते हैं तो आपको पावर और क्यू की डायरेक्शन रिवर्स में आएगी। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन भी गेट में आ चुका है और थ्योरी बेस पे भी आ चुका है इसके ऊपर। तो ये बेसिक प्रिंसिपल बता दिया है कि एक्टिव पावर फ्लो है जो आपका लीडिंग टू लैगिंग एंगल की तरफ होता है, एंगल पे डिपेंड करता है, पावर एंगल पे। रिएक्टिव पावर फ्लो आपका वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करने का मतलब है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज पे रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा। एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ है जिसमें आपका दोनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम है और फिर आपको निकालना है कि एक्टिव पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है, रिएक्टिव पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है। तो वो आप निकाल सकते हो, एक्टिव पावर फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, लीडिंग से लैगिंग की तरफ, और अगर दोनों वोल्टेज सेम है तो रिएक्टिव पावर का फ्लो भी लीडिंग से लैगिंग की तरफ ही होता है। और याद नहीं करना चाहो तो जो भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप, सिंपल फॉर्मूला है पावर निकालने का, एस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, सिंपल क्या कंसेप्ट है, वी आई कॉन्जुगेट होता है, तो वी निकाल लोगे, वी आपको सपोज इस बस के लिए निकालना है तो वी वन तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, करंट कैसे निकालोगे, करंट निकलेगा, सपोज वी वन से वी टू की तरफ निकालना चाह रहे हो तो वी वन माइनस वी टू डिवाइड कर दोगे उस लाइन के इम्पीडेंस से तो करंट आ जाएगा, और उस करंट को कॉन्जुगेट ले लोगे और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जिस बस के लिए निकाल रहे हो उस बस की वोल्टेज से, तो आपको इस डायरेक्शन में पावर मिल जाएगी। फिर आप क्या चेक करोगे, P प्लस आयोटा क्यू, और जो आंसर आया है उसको, अगर आपका पावर पॉजिटिव आ रही है तो आपकी डायरेक्शन सही है, और अगर आपकी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब एक्चुअल पावर फ्लो इस तरह से हो रहा है। सिंपल कंसेप्ट, और यही मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। यहाँ पर अब मैंने आपको ये डायरेक्टली पावर लिख दिया था, पर ये एक्चुअल में क्या है, करंट है। पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस निकालने के लिए वी आई कॉन्जुगेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव रिएक्टिव पावर फ्लो के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्यों बताया है मैंने आपको डीकपल न्यूटन मेथड में, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है कि हम अप्रोक्सीमेशन में मानते हैं कि फ्यू पी आपका सिर्फ डेल्टा का फंक्शन है और क्यू आपका वी यानी कि वोल्टेज का फंक्शन है। तो अगर आपका पी ओनली डेल्टा का फंक्शन है तो जब पी को मैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा तो जीरो आएगा। उसी तरह से क्यू अगर ओनली वी का फंक्शन है तो इसको जब मैं अगर आपके डेल्टा की टर्म्स में डिफरेंशिएशन करूंगा पार्शियल तो जीरो आएगा। इसलिए ये दोनों डायगोनल टर्म्स, ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं, वो जीरो हो जाती हैं। और अगर ये जीरो हो गई तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल इक्वेशन बन जाएंगी ये। तो इसको आप अब कन्वर्जेंस फास्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो इस मेथड को इतना आपको एग्जाम में नहीं, सिलेबस में नहीं है, बट इसका एक आइडिया मेरे को देना इसलिए था क्योंकि मुझे एक्चुअल में एक्टिव और रिएक्टिव पावर फ्लो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। ठीक है, बाकी फास्ट डीकपल्ड और सुपर फास्ट डीकपल्ड में हम अप्रोक्सीमेशन को ही करते जाते हैं, हाईली अप्रोक्सीमेट करते जाते हैं चीज़ को, और अप्रोक्सीमेट इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे कि हमें आंसर है जो कन्वर्जेंस फास्ट हो जाए। तो ये सभी आपके मेथड्स हो जाते हैं। मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए हैं जो जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। और फिर मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि आपके जो लोड फ्लो स्टडी है, जो आपका लोड फ्लो स्टडी है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या तो वाई बस फॉर्मेशन के ऊपर आएगा या बेसिक थ्योरी के ऊपर आएगा जो लोड फ्लो स्टडी से रिलेटेड है, बस के टाइप से, और आपका एल्गोरिदम कैसे किस सीक्वेंस में होती है उसके ऊपर, या फिर आपकी डायरेक्टली जीएस और जो आपका
न्यूटन राप्सन मेथड है उसकी एल्गोरिदम से रिलेटेड कोई पॉइंट पूछ सकता है कि बस का टाइप कब चेंज करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। गॉस सीडल के ऊपर ये पूछा जा सकता है कि आपका इनिशियल वैल्यूज़ गैस करने पे किस तरह से डिपेंड करता है कन्वर्जेंस, स्लैक बस को डिसाइड करके किस तरह से कन्वर्जेंस डिपेंडेंस होती है, ये पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका जो है न्यूटन राप्सन में जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्टिव पावर फ्लो और रिएक्टिव पावर फ्लो के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके हो सकता है लोड फ्लो स्टडी के अंदर ना आके किसी और टॉपिक में पूछ लें। तो बेसिकली है तो ये नेटवर्क थ्योरी का ही क्वेश्चन है। आपको टोटल पावर निकालनी है जो आपकी वी आई कॉन्जुगेट होती है। पहले आई निकाल लीजिए, आई कैसे निकलेगा, वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस एंगल। अब ये जितने भी मैंने वी आई और जेड लिखे हैं सब मैग्नीट्यूड नहीं है, ये फेजर वैल्यू है, सबके साथ उनका एंगल भी होगा। वी अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब वी और उसका एंगल भी है। तो ये चीज़ आपको नेटवर्क में भी आपने पढ़ी होंगी। तो इस तरह से आई निकालोगे, इसका कॉन्जुगेट लोगे, फिर पावर से मल्टीप्लाई करोगे, देन पी प्लस आयोटा क्यू आ जाएगा। फिर आप चेक कर सकते हो कि पी पॉजिटिव आ रहा है तो आपका फ्लो सही है जो आपने माना है, अदरवाइज रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसी तरह से क्यू के लिए चेक कर सकते हो। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये आपका सेगमेंट 4 यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में सेगमेंट 5 को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।